जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। सफलता की राह पर चलने का पहला कदम है खुद पर विश्वास। विफलता केवल एक और मौका है फिर से बेहतर शुरुआत करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी आपके सिलेबस में शामिल है। किसी भी आईआईटी गैर शिक्षण स्टाफ भर्ती की आप एग्जाम दे रहे हो, यानी आईआईटी नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट में अगर आप हो रहे हैं शामिल, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से 2 या 3 प्रश्न अवश्य ही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईआईटी गैर शिक्षण स्टाफ भर्ती में मेडल स्कॉलर ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़कर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप भी हमसे जुड़े हैं एज ए पेड मेंबर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके सिलेबस का हर टॉपिक हम अवश्य ही पूरा करेंगे। आज इस वीडियो के साथ ही हम अधिकांश टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक और टॉपिक है जो है आरटीआई एक्ट 2005, वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट का कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस बेहतरीन टॉपिक को हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही आईआईटीज में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी विस्तार से देखेंगे। साथियों, सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू अवर न्यूली ज्वाइंट पेड मेंबर्स, जिनमें मारवाड़ी बॉय, लोकेश कुमार चौधरी जी, बोहमेन, अमर रोत्रे, राजू वैस्ती और धर्मेंद्र लिम्बा जी, अभिश्री और सेंथमिल अराशु, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी मेंबर्स अभी लास्ट मंथ में हमसे जुड़े हैं एज ए पेड मेंबर। इनका विश्वास ही हमारे साथ और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपके लिए नए कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, और ऐसा बेहतरीन कंटेंट जो एग्जाम में श्योर शॉर्ट प्रश्नों को शामिल करे, यानी हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं अगर आप हमारी पेड सर्विसेज से जुड़े हैं तो। चलिए विद्यार्थियों, अब बात करते हैं किस पैटर्न पर आज का वीडियो होगा, यानी बात करते हैं स्टडी प्लान की। साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ओवरव्यू देखेंगे, की पॉइंट्स को जानेंगे, साथ ही उन पर बनने वाले विभिन्न प्रश्नों को भी देखेंगे, और इसके बाद देखेंगे 23 आईआईटीज में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट एग्जाम्स में, लास्ट 15 ईयर्स के अंदर किसी भी आईआईटी में अगर वो प्रश्न पूछा गया है तो आज आपके वीडियो में वो शामिल किया गया है। यकीन मानिए, इससे बाहर इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न आपका बनता नहीं है। अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो मेडल स्कॉलर उसे शामिल कर चुका होगा। इसी विश्वास के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साथियों, बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की। जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स levied on the manufacturer, sale and consumption of goods and service across India। लाइन को समझते हैं। जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब होता है कि जीएसटी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में है, कि यानी जिस पर टैक्स लगता है उसे पे नहीं करना है, लास्ट कंज्यूमर को पे करना होता है। किस तरह ये काम करता है? इनडायरेक्ट टैक्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता, यानी मैन्युफैक्चरर टैक्स देता है पहले, फिर सेल वाला देता है, और फिर कंजम्पशन जो गुड्स का करता है वो भी जीएसटी देता है। कैसे काम करता है मैकेनिज्म, आइए देखते हैं। सबसे पहले टैक्स देता है मैन्युफैक्चरर। जब मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज़ को सेल कर देता है तो जो आदमी इस आइटम्स को खरीद रहा है, इन वस्तुओं को खरीद रहा है, उसे वो टैक्स देना होता है, और मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स के रूप में वो रिफंड हो जाता है। यानी जब सेल जिसने खरीदा है उसने टैक्स दे दिया तो मैन्युफैक्चरर को टैक्स वापस हो गया। इसी तरह जब सेल जिसने खरीदा है उसने कंजप्शन ऑफ गुड्स के रूप में लास्ट उपभोक्ता को दे दिया, तो उपभोक्ता ने टैक्स दे दिया तो सेलर को वो टैक्स वापस हो जाता है। यानी एक ही बार टैक्स लगेगा, इनपुट टैक्स के तौर पर वो आपको रिफंड होता जाता है। It was introduced on 1st July 2017 and replaced multiple indirect taxes such as VAT, excise duty and service tax।
इसे शुरू किया गया 1 जुलाई 2017 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है साथियों, याद कर लीजिए। ये ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ये डेट अभी तक पूछी नहीं गई हो, तो याद कर लीजिए कि जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हुआ है, 1 जुलाई 2017 को। और इसने कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। ये भी प्रश्न बहुत सारी एग्जाम्स में आता है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जीएसटी क्या है। मैंने आपको बताया कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर से लेकर और सेलर से लेकर कंजप्शन ऑफ गुड्स जो लास्ट उपभोक्ता है सब पर लगता है। लेकिन जब दूसरा पक्ष टैक्स देता है तो पहले वाले को इनपुट मिल चुका होता है, जब तीसरा पक्ष देता है तो दूसरे वाले को मिल चुका होता है। यानी लास्ट उपभोक्ता तक, जब तक कंजप्शन वाले पार्टी तक ये टैक्स पहुंचता है तब तक दूसरी पार्टी इसको वापस रिफंड हो जाता है। यानी एक ही आदमी को एक बार टैक्स देना होता है, बार बार टैक्स नहीं देना होता। अब बात करते हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी जीएसटी में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पर आपकी समझ विकसित होना जरूरी है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे तो ये समझ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सबसे पहले देते हैं व्हाट इज जीएसटी। ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने आपको बताया कि ये टैक्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। यानी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, दूसरे से तीसरे डेस्टिनेशन पर जब वस्तुएं जाती हैं तो हर पार्टी टैक्स देती है, लेकिन जब दूसरा पार्टी टैक्स दे देता है तो पहले वाले को वापस हो जाता है। अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन रदर देन प्रोडक्शन। यानी उत्पाद पर वैट क्या था, उत्पाद पर लगता था, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद पर लगती थी, लेकिन यहाँ पर जो कंजम्पशन करेगा वो टैक्स देगा, यानी लास्ट पार्टी टैक्स देगी और पहले वाली पार्टियों को टैक्स वापस रिफंड हो जाता है। इट एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। यानी बहुत सारे टैक्सेस, पहले क्या होता था, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक स्टेट में भी लगता था, दूसरे स्टेट में फिर से वैट एंड एक्साइज ड्यूटी आपको देनी होती थी, तो बहुत सारा कास्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी महंगाई बढ़ती जाती थी। आज 10 रुपये की चीज़ें आपको 30 रुपये में मिलती थी ड्यू टू टैक्सेस। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, एक ही चीज़ पर एक ही बार टैक्स देना होगा, बार बार टैक्स से छुटकारा मिलता है और इसी इफेक्ट को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी गुणोत्तर वृद्धि। वे टैक्स इज लेविड ऑन द टॉप ऑफ टैक्स पेड इन प्रीवियस स्टेजेस। यानी इस प्रीवियस स्टेजेस में आपने जो टैक्स दिया है उसे लेविड किया गया, यानी आपको वापस से भुगतान कर दिया गया। तो जीएसटी यही है कि आप हर स्टेज पे आप टैक्स देंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्टी को जब आप उसे सेल करेंगे तो आपको वो रिफंड के तौर पर मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इट्स डिवाइडेड इनटू 4 टैक्स स्लैब्स। विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है कि अधिकतर एग्जाम्स या बहुत सारी पुस्तकों में 5 स्लैब दे रखे हैं, वो 0 को भी स्लैब मान करके चलते हैं, लेकिन एक्चुअली 0% कोई टैक्स होता ही नहीं है, यानी वो टैक्स में आएगा ही नहीं, यानी उस पर टैक्स की छूट है, तो स्लैब किस बात का। इसीलिए यहाँ पर 4 टैक्स स्लैब्स हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी एग्जाम्स में आपको दे रखा है 3 and 5 and 1 and 2, तो 5 को आप चूज कर लेना। लेकिन मेन रूप से 4 तरह के टैक्स स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सम आइटम्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी लाइक एसेंशियल गुड्स। जैसे कुछ वस्तुओं पर छूट दी गई है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जिनसे आपका डेली वास्ता पड़ता है, यानी जिन पर महंगाई बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है, ऐसी कुछ चीज़ों पर जीएसटी से माफ़ी भी दी गई है। साथियों, अब तक आप समझ गए कि जीएसटी क्या है और कौन से टैक्स स्लैब इसमें आते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी 4 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। आपने सोच रहे होंगे कि सेंट्रल जीएसटी को सीजीएसटी बोलते हैं, स्टेट जीएसटी को एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी को आईजीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी को बोला जाता है यूटीजीएसटी। तो मेन तरह से इंडिया में ये 4 तरह की जीएसटी है। सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में लगती है, यानी एक स्टेट का प्रोडक्शन अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ पर आपको आईजीएसटी देनी होगी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज में लगाई जाती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे
कि जब भी आप किसी होटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा आपको सेंट्रल जीएसटी भी पे करना पड़ता है और एसजीएसटी भी पे करना पड़ता है, यानी टैक्स वही होगा लेकिन 50-50% कई जगह आप डिवीज़न देखते हैं आपके बिल के अंदर कि आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया हुआ होता है। तो ये डिवीज़न पहले से ईयरमार्क होता है कि कितने % टैक्स आपको सेंट्रल को देना है, कितने % आपको एसजीएसटी के तौर पर स्टेट को देना है। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की, यानी जीएसटी काउंसिल की। एक की डिसीजन मेकिंग बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, तो आपको कहना चाहिए डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी काउंसिल है जो जीएसटी के नियम बनाती है, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की राह को आसान बनाती है। कंसिस्ट ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसका चेयरपर्सन होता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ स्टेट्स एंड अदर मिनिस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी भारत सरकार के वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यानी जिसकी बात मैं आपको कर रहा था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को सामान बेचने पर उसे इनपुट टैक्स मिल जाता है, यानी उसे रिफंड मिल जाता है। क्या होता है ये, आइए विस्तार से जानते हैं। बिजनेसेस कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स, यानी वो क्लेम कर सकते हैं अपना इनपुट टैक्स विच कैन बी यूज टू पे द टैक्सेस ऑन आउटपुट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए मैन्युफैक्चरर पेज टैक्स ऑन रॉ मटेरियल दे कैन क्लेम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट वाइल पेइंग टैक्स ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उससे कोई आइटम आपने बनाया तो रॉ मटेरियल पर जो टैक्स आपने पे किया है, अब आप बने हुए आइटम पर फिर से टैक्स देंगे तो रॉ मटेरियल का टैक्स आपको वापस से मिल जाएगा। यानी एक चीज़ पर एक ही बार आपको टैक्स देना है, मल्टीपल टाइम्स आपको टैक्स नहीं देना है। इसे ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। साथियों, अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस विद ए टर्नओवर ऑफ मोर देन 40 लाख, यानी जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है जिनका भी बिजनेस टर्नओवर है 40 लाख। 20 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यानी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 40 लाख का बिजनेस आपका नहीं होता है, वहां पर 20 लाख की लिमिट की गई है। 15 डिजिट यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी GSTIN इज इश्यूड टू रजिस्टर्ड बिजनेसेस। यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो जीएसटी किस पर अप्लाई होता है, यानी टर्नओवर होना चाहिए मोर देन 40 लाख और स्पेशल कैटेगरी में 20 लाख। और जीएसटी यूनिक जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे GSTIN भी बोला जाता है, वो कितने डिजिट का होता है, तो वो होता है 15 डिजिट का। तो ये दो प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइलिंग कैसे करते हैं। रजिस्टर्ड बिजनेसेस मस्ट फाइल रेगुलर जीएसटी रिटर्न यानी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर एंड टैक्स लायबिलिटी। हर एक की टर्नओवर के ऊपर और टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ये निर्धारित है कि किसे मंथली देना है, किसे क्वार्टरली देना है, किसे एनुअली देना है। अपने अपने टर्नओवर के हिसाब से आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब बात करते हैं GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की। ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग जीएसटी रिलेटेड प्रोसेस सच एज रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट। इतने बड़े देश में जब आप किसी जीएसटी या टैक्स को लागू करते हैं तो उसके लिए सिस्टम बनाना होगा, वो सिस्टम है GSTN। Each taxpayer is assigned a state-wise PAN-based 15-digit goods and service taxpayer identification number। जो GSTN की हम बात कर रहे थे उसी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का। किस बेस पर होता है, पैन बेस्ड, यानी किसी भी बिजनेसमैन के पैन से ये लिंक होता है। एक आदमी एक बार ही रजिस्ट्रेशन करा पाए, इसके लिए उसे पैन से लिंक कर दिया गया है।
अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। विद्यार्थियों, ये सभी आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप हल करेंगे तब ये बार बार टर्म यूज होंगी। जीएसटीएन यूज होगा, जीएसटी फाइलिंग के बारे में बात होगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात होगी, और दैट टाइम अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो प्रश्न हल करने में आपको कठिनाई आ सकती है। इसीलिए हर उस टेक्निकल टर्म को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी समझ विकसित कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है आरसीएम, जिसको बोलते हैं अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस द बायर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लायबल टू पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वही है जब आप आइटम खरीदते हैं तो सेलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिल जाता है, आप टैक्स पे कर देते हैं, और यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम। रिसिपिएंट जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो जीएसटी पे करता है, ना कि जो सप्लायर है। सप्लायर ऑलरेडी दे चुका है, उसको इनपुट टैक्स के तौर पर आपको दोबारा से टैक्स वापस हो जाता है, और जो रिसिपिएंट है, जो कंज्यूमर है, वो टैक्स पे कर देता है। यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी रिवर्स होता है जहां प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन आपने रॉ मटेरियल पर टैक्स दिया, आइटम बनाया, आइटम पर टैक्स देते वक्त में आपको जो आपने टैक्स पे किया रॉ मटेरियल पे वो वापस मिल गया। फिर आइटम आपने सेल किया, सेलर ने आपको बायर ने खरीदा, सेलर को वापस मिल गया। बायर ने फिर कंज्यूमर को दे दिया, कंज्यूमर ने टैक्स पे कर दिया और सेलर को टैक्स वापस मिल गया। यानी एक वस्तु पर भारत सरकार के प्रोडक्शन से लेकर के लास्ट कंज्यूमर तक, यानी किसी कंपनी के प्रोडक्शन से लेके लास्ट कंज्यूमर तक जब आइटम पहुंचता है तो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है। हर बार टैक्स देना होगा, लेकिन जब वो आइटम अदर पार्टी के पास पहुंचता है तो पहले वाली पार्टी को टैक्स इनपुट वापस मिल जाता है और दूसरी पार्टी जो उसे खरीदती है वो टैक्स पे कर देती है, और इस तरह से लास्ट कंज्यूमर को पे करना होता है टैक्स, और पहले वाली पार्टी को सभी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर वो वापस मिल जाता है। तो आशा है जीएसटी के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से आज समझ गए होंगे। अब जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस पर जो 8-10 प्रश्न बनते हैं उनको एक बार हम व्यंगम दृष्टि से देख लेते हैं। साथियों, जितना कंटेंट मैंने अभी आपको बताया उनमें से थोड़े प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको पहले से रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। दूसरा प्रश्न जो हमने डिस्कस किया, व्हाट आर द 4 टैक्स स्लैब्स अंडर डीएसटी? जीएसटी के अंदर में कौन से 4 टैक्स स्लैब हैं? 5%, 12%, 18 एंड 28%। दिखने में विद्यार्थियों ये आपको बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन एग्जाम में जब डाटा आता है वहाँ पर आपको 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह के डाटा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसको आप अच्छे से याद करिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी? आपको एसजीएसटी की पूछी जा सकती है, सीजीएसटी की पूछी जा सकती है, आईजीएसटी की पूछी जा सकती है। यहाँ पर सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट जीएसटी? तो जीएसटी काउंसिल मैंने आपको बताया था कि यही है जो मैकेनिज्म को चलाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और इसके चेयरपर्सन आपको पता ही है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी इन जीएसटी? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है जीएसटी के अंदर? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन बाय अलाउइंग बिजनेसेस टू क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स। यानी डबल टैक्स ना लगे, इसीलिए पहले वाली पार्टी को टैक्स वापस मिल जाता है, और इसे ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज द जीएसटीआईएन? मैंने आपको बताया था कि एक 15 डिजिट नंबर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी फुल फॉर्म है। पैन बेस्ड होता है, 15 डिजिट का होता है। द 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, यानी जो हाल ही में 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है वो हुई है 9 सितंबर 2024 को न्यू दिल्ली के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है एज ए करंट जीके के तौर पर। तो विद्यार्थियों, जितना कंटेंट अभी हमने डिस्कस किया उस पर बनने वाले प्रश्नों को हमने देखा। अब हम बात करेंगे उन सभी प्रश्नों की, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो 23 आईआईटीज की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं एक दृष्टि आप डाल लेंगे, और यकीन मानिए इनसे बाहर कोई एग्जाम नहीं हुआ है इंडिया के अंदर जिसमें जीएसटी पर प्रश्न बने और आपके इस नोट्स में शामिल ना हो। तो इसी विश्वास के साथ चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। साथियों, अब तक आपको विश्वास हो गया होगा कि कंटेंट में दम है। वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले।
साथ ही आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस बार के वीडियोज़ में, इस बार के नोट्स में हमने हिंदी और इंग्लिश में सभी प्रश्नों को दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये हमसे डिमांड थी कि सर आप इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हमें इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है। इसीलिए मैंने सभी प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश में रखा है। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी का कंटेंट पढ़ सकते हैं और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। साउथ इंडिया से जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हिंदी पढ़ने में कठिनाई होती है, इसीलिए उनके लिए इंग्लिश में कंटेंट तैयार किया गया है। और पहले IITs में जो पेपर होते थे वो केवल इंग्लिश में होते थे, अभी बाइलिंगुअल पेपर आता है, इसीलिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी इस पेपर को आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर में जो भी हमारे कंटेंट आपको मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको बाइलिंगुअल दे पाएँ। इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि हर एक प्रश्न को आप ट्रांसलेट करके, टाइप करवा के और उसी फॉर्म में रखें, उसका मीनिंग भी चेंज ना हो, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमने उठाना शुरू कर दिया है विद्यार्थियों के हित में। आशा है आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। साथ ही अगर आप चैनल से पहली बार आज जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि IIT में जाने का सपना मेडल स्कॉलर के थ्रू ही जाता है। आपने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे जिनमें आपने कंटेंट भी देखा होगा, वो अपने कोर्स को ज़्यादा बेचते हैं, कंटेंट पर फोकस कम करते हैं। हमारे चैनल पर एक बहुत ही माइनर आपको बिल्कुल चार्जेस, बिल्कुल लेस चार्जेस, 89 रुपीज़ से हमारे चार्जेस शुरू होते हैं। अगर आपको PDF नहीं चाहिए तो उससे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। When was GST implemented in India? यानी भारत में GST कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। GST इज ए ब्लैंक दे रखा है बेस टैक्स, यानी GST किस प्रकार का कर है? तो ये आता है कंजप्शन बेस्ड यानी उपभोग बेस्ड कर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डज CGST स्टैंड फॉर? जो भी कंटेंट हमने पहले रिवाइज किया, अभी फैक्ट बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सबको क्वेश्चंस को हम फैक्ट बेस पर देखेंगे और जहाँ भी समझने की जरूरत होगी वहाँ पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। CGST का मैंने आपको बताया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये प्रश्न पूछा गया है IITs में। CGST का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद कर लीजिए, इसे पूछा जा सकता है आपसे। SGST पूछा जा सकता है, CGST पूछा जा सकता है, IGST पूछा जा सकता है, लेकिन IIT में CGST पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। GST इज लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी GST निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दे रखा है गुड्स ओनली, सर्विसेज ओनली, बोथ गुड्स एंड सर्विस, एंड डी इज द इम्पोर्ट्स ओनली। तो याद रखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ गुड्स एंड सर्विस, यानी दोनों पर लगता है, वस्तुएं और सेवाओं पर यह टैक्स आपको देना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम टैक्स स्लैब अंडर GST? आपको पता ही है, हमने 4 स्लैब देखे थे, उसमें से सबसे हाईएस्ट स्लैब था 28%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, यानी GST के तहत अधिकतम कर स्लैब क्या है? 28%। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST? यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जो GST के तहत छूट प्राप्त है? उसमें आता है गोल्ड पर GST लगता है, फ्रेश फ्रूट पर नहीं लगता, इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगता है, ऑटोमोबाइल पर लगता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी ताजे फल। विद्यार्थियों यहाँ पर आपने देखा हुआ ग्रीन हेडलाइन में हमने कुछ लिखा हुआ है, यानी जो क्वेश्चन जिस हेडिंग से आया हुआ है, यानी यहाँ हमने लिखा है इंट्रोडक्शन एंड जनरल ओवरव्यू ऑफ GST, यानी इस टॉपिक से कि जितने भी प्रश्न अब तक IIT में आए हैं उन सबको एक साथ रखा है। इसी तरह से जहाँ रूल बेस्ड आपके आएंगे आगे, वहाँ पर ये हेडिंग आप चेंज होता हुआ देखेंगे। इससे होगा ये कि एक तरह का कंटेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक साथ मिल सकें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। GST इज व्हाट टाइप ऑफ टैक्स? बहुत ज़्यादा सिंपल लग सकता है, लेकिन जब कंटेंट को हम रिवाइज कर रहे थे, यानी मटेरियल हम देख रहे थे कि GST क्या है, उसको समझ विकसित कर रहे थे, तब यह हमने आपको बताया था कि GST इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, यानी ये अप्रत्यक्ष कर है, जिस पर लगता है उसे नहीं देना होता, लास्ट कंज्यूमर जो होता है उसको ये टैक्स पे करना होता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम से कम 8 से 10 बार अलग अलग आईआईटीज में पूछा गया है। विद्यार्थियों, मैंने जो भी रिवीजन हुआ है एक ही प्रश्न को बार बार नहीं रखा है। अगर एक प्रश्न को अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग आईआईटीज में 4 से 5 बार, 8 से 9 बार, और आपको ताज्जुब होगा कोई कोई प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 10 बार पूछा जा चुका है। यही प्रश्न बार बार घूम करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रट लीजिए इन प्रश्नों को, इससे बाहर आपका एग्जाम में आईआईटी के अंदर तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, यानी जीएसटी किस प्रकार का आपको बताना है कि कौन से देश में सबसे पहले लागू हुआ, तो वो था फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इस कंटेंट को रिवाइज करिए, बार बार वीडियो से करिए। आप पीडीएफ, अगर हमारे पेड मेंबर हैं तो आपको पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पे हम भेज देते हैं, वहाँ से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी। मैंने आपको कहा था कि इन्हें याद कर लीजिए। कभी आपको आईजीएसटी पूछेगा, कभी एसजीएसटी पूछेगा, कभी सीजीएसटी पूछेगा। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में भी इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस ही है। आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हु कलेक्ट्स आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है अलग अलग आईआईटीज में, यानी कौन कलेक्ट करता है राज्यों के बीच व्यापार के मामले में आईजीएसटी, कौन एकत्रित करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज आईटीसी स्टैंड फॉर जीएसटी। आईटीसी का मतलब क्या है। जब पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का मतलब होता है। जीएसटी में आईटीसी का पूरा नाम आपसे पूछा है और वो होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशहोल्ड फॉर बिजनेसेस इन मोस्ट स्टेट्स, यानी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जीएसटी किन पर लागू होता है, वो है 40 लाख रुपीज़। यानी जिनका भी साल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है उन सभी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सेप्शनल स्टेट्स में, जो छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पर इसकी लिमिट 20 लाख रखी है। इसीलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपसे पूछा गया है। मोस्ट स्टेट्स पूछता है तो 40 लाख, और स्मॉल स्टेट्स अगर वर्ड आ जाता है तो 20 लाख आपको लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है जीएसटी पंजीकरण की सीमा अधिकांश राज्यों में क्या है, तो आपको लिखना है 40 लाख। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं 13 की। विद्यार्थियों, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन लग्जरी गुड्स सच एज हाई एंड कार्स। तो याद रखिए जितनी भी लग्जरी गुड्स होती हैं, जितने भी लग्जरी आइटम हैं जो आपके एक तरीके से शाही जीवन को दर्शाता है, उन सभी पर टैक्स की लिमिट हाईएस्ट होती है, यानी 28% प्लस सेस आपको देना होता है। अब यहाँ पर याद रखिए आपको 28% भी लिखा होगा और आपको 28% प्लस सेस भी लिखा होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर गलती यही करता है कि महंगी वस्तुओं जैसे उच्च श्रेणी की कारों पर जीएसटी की दर क्या है, वो 28% पर टिक लगा के आ जाता है। वो गलत होता है। याद रखिए 28% प्लस सेस आपको देना होगा महंगी वस्तुओं पर। एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, चारों ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए और एलिमिनेशन मेथड के आधार पर जो नहीं हो सकता है उसे काटते जाइए और फिर बाकी बचे 2 ऑप्शन में से राइट आंसर तक आप पहुंच जाइए। डायरेक्ट आप पढ़ करके एकदम से हिट मत करिए, ऐसे चांसेस में एग्जामिनर अधिकतर आपको गलती कराने की ख्वाहिश में रहता है कि विद्यार्थी को पता है, उसको पता है कि आप प्रेशर में हैं, आप गलती करेंगे और वो आपको गलती कराने के लिए ही पेपर को डिजाइन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट इज द स्टैंडर्ड जीएसटी रेट अप्लाइड टू द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर लागू मानक जीएसटी की दर आपसे पूछी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट 18%, यानी अधिकतर वस्तुओं पर 18% की जीएसटी रेट ली जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं 15 की। विच टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी, यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इन चारों में से इनडायरेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हिंदी में बात करें तो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी।
यानी जिससे लिया जा रहा है उसको वापस मिल जाता है और जो कंज्यूमर है उसको लास्ट में ये टैक्स देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, जीएसटी इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ द, जीएसटी के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है क्या, तो वहां पर वैल्यू एडिशन आपको देना पड़ता है। जीएसटी के प्रत्येक स्टेज में आपको वैल्यू एडिशन देना पड़ता है, यानी जब आप इसे, जो सेलर है एक तरीके से जो उत्पादक है, याद रखिए जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रेट अलग होगी, जो उससे मैन्युफैक्चरर से जो आइटम खरीदता है वो अलग रेट में खरीदता है, उसकी जीएसटी अलग होगी, और जो कंज्यूमर है उसको एमआरपी पे आइटम मिलता है या थोड़ी बहुत जो छूट मिलती है उसके आधार पर उसे टैक्स देना होता है। तो हर स्टेज पर अलग है, हर स्टेज पर वैल्यू बढ़ती जाती है, मूल्य बढ़ता जाता है, इसीलिए मूल्य संवर्धन टैक्स इसे कहा जाता है। यानी जो शुरू में जीएसटी आता है मैन्युफैक्चरर से वो कम होता है, लेकिन उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते जीएसटी का कलेक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स यानी मूल्य संवर्धन टैक्स। आशा है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर लागू नहीं होता, यानी जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, अल्कोहल यानी शराब पर, रियल एस्टेट पर जीएसटी लगता है, फार्मास्यूटिकल्स पर जीएसटी लगता है, ऑटोमोबाइल पर लगता है, लेकिन शराब पर जीएसटी, शराब और पेट्रोल, यहाँ पर पेट्रोल अगर आ जाता है, पेट्रोल डीजल यानी आपके जो भी आपके ईंधन हैं उन पर नहीं लगता, शराब पर नहीं लगता है, और बाकी सब पर जीएसटी लगता है। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, तो लेट फाइलिंग जो जीएसटी रिटर्न होता है, जीएसटी रिटर्न देर से भरने पर आपको जो जुर्माना देना पड़ता है उसकी रेट है 50 रुपये प्रतिदिन आप पर जुर्माना लगता है। जितना आप लेट होंगे 50 रुपये के हिसाब से आपको फाइन देना होगा। विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो आईआईटी में पेपर सेटर के द्वारा पूछे गए हैं, यानी बहुत ही डीप प्रश्न हैं, अंदर से निकाले हुए प्रश्न हैं। जनरल गाइड्स में ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, यकीन मानिए इसके पीछे मेहनत लगती है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सब्सक्राइब के साथ ही आपने लाइक के बटन को दबा करके एक कमेंट हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा कि आपका ये प्रयास आपको कैसा लगा। प्रीवियस प्रयासों में हमने आपको इंग्लिश कंटेंट दिया था, इस बार के प्रयास में हमने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों कंटेंट को साथ ही आपको दिया है। आशा है हमारा प्रयास आपको पसंद आएगा। साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जीएसटी अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जीएसटी निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, इंटरनेशनल गुड्स यानी अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं, इंपोर्ट्स यानी आयात, एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात, या ब्लैक मार्केट गुड्स यानी काले बाजार की वस्तुएं। तो आपको पता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इंपोर्ट्स यानी आयात। जीएसटी किस पर लागू होता है, आयात पर लागू होता है, निर्यात पर कोई जीएसटी नहीं देना होता, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं पर जीएसटी नहीं देना होता, काले बाजार की वस्तुओं पर जीएसटी नहीं देना होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, कौन सा आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए, जीएसटी के तहत आईटीसी का दावा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो आपको चालान की आवश्यकता होती है यानी इनवॉइस जो आपका बिल है उसकी जरूरत होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, जीएसटी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्रीज मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो जीएसटी का मॉडल है वो कौन से कंट्री से लिया गया है। तो हमने जो मॉडल लिया है वो कनाडा से लिया है। सबसे पहले फ्रांस में ये लागू हुआ था, लेकिन हमने मॉडल को कॉपी किया है वो है कनाडा से। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, उसमें भी आपको कनाडा कहना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर जीएसटी द टैक्स इज लेविड एट द टाइम ऑफ, यहाँ पर पूछा है कि जीएसटी के तहत कर किस समय लगाया जाता है। तो आपको पता ही है उत्पादन पर हम टैक्स देते हैं लेकिन रिफंड हो जाता है, वितरण पर टैक्स देते हैं लेकिन रिफंड हो जाता है, और निर्यात पे हमको टैक्स देना नहीं होता। इस तरह से उपभोग यानी लास्ट कंज्यूमर है वो इसको टैक्स देता है। कंजप्शन पर जीएसटी लगाया जाता है, उपभोग पर जीएसटी लगता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 23, विच बॉडी गवर्न्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन को कौन नियंत्रित करता है। तो मैंने आपको बताया था जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी परिषद ही है जो कि इसको कंट्रोल करती है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। विद्यार्थियों, हमने जो कंटेंट को सबसे पहले देखा था, जीएसटी के बारे में जाना था, अब आपको उसको हेल्प मिल रही होगी, यानी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मैंने आपको बताया था फाइनेंस मिनिस्टर होता है जीएसटी काउंसिल का हेड, यानी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग। तो हमने आपको बताया था कि जीएसटीएन पोर्टल जो होता है वही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग के लिए आपको कहां पर जाना होगा, जीएसटीएन पोर्टल पर जाना होगा। यानी जीएसटीएन पोर्टल है जो जीएसटी पंजीकरण और फाइलिंग के लिए उपयोग किए जाने में उपयोग किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। जीएसटी कंपनसेट द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ द रेवेन्यू फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी जब जीएसटी लागू किया था तो उसमें बताया था कि राज्यों को राजस्व की जो क्षति है उसके लिए जीएसटी कितने वर्षों तक क्षतिपूर्ति करता है, 5 वर्ष तक क्षतिपूर्ति करता है। 5 वर्ष जब यह लागू हुआ था तब से 5 वर्ष तक इसको क्षतिपूर्ति के तौर पर राज्यों को कंपनसेट किया था। क्वेश्चन नंबर 27, हु चेयर द जीएसटी काउंसिल। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर भी वित्त मंत्री आएगा, यानी द फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो जीएसटी काउंसिल को चेयर करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द जीएसटी काउंसिल मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग, जीएसटी काउंसिल किसके रिगार्डिंग अपने डिसीजन लेता है, यानी जीएसटी परिषद किन मुद्दों पर निर्णय लेती है, कर की दरों पर, छूट देने पर, सीमाएं बनाने पर, यानी आपको थ्रेशोल्ड जो लिमिट्स होती है, सीमाएं उनको बोलते हैं, एग्जम्पशंस कोई देना है, टैक्स रेट्स डिसाइड करनी है, इन सभी पर जीएसटी काउंसिल निर्णय करती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं 29 की। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर विच लॉ इज जीएसटी कंपनसेशन गिवन टू द स्टेट्स। कौन सा ऐसा रूल है, किस कानून के तहत राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो वह कानून का नाम है जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017, यानी आप इसे रट लीजिए, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। ऑप्शंस में देखिए आपको बहुत सारा कंफ्यूजन किया गया है, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2017, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017, टैक्सेशन एक्ट 2017, रेवेन्यू शेयरिंग एक्ट 2017, यानी आपको 2017 के ही 4 रूल दे दिए गए। इस तरह आईआईटी में आपको मिक्सिंग करके बहुत ही टफ कंपटीशन बना दिया जाता है, इसीलिए जब तक आप फैक्ट एंड फिगर याद नहीं करेंगे तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा ऑप्शन राइट है। याद कर लीजिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तहत राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी कंट्रीज बिफोर इंडिया। इंडिया से पहले जीएसटी कितने देशों में लागू हो चुका था, भारत से पहले कितने देशों में जीएसटी लागू किया गया, तो 160 देश इसे लागू कर चुके थे, तब इंडिया ने 161वें नंबर पर जीएसटी को लागू किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। द जीएसटी रिज्यूम सबज्यूम्ड हाउ मेनी टैक्सेज। जीएसटी व्यवस्था के लिए कितने कर समाहित किए गए हैं, यानी जीएसटी व्यवस्था में कितने टैक्सेस को शामिल किया गया है, तो 17 ऐसे टैक्स थे जिनको खत्म करके जीएसटी बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैंने अधिकतर पेपर्स में जब मैं इसको सेग्रीगेट कर रहा था तब मैंने देखा कि 8 से 10 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी के अंदर सब अज्यूम्ड यानी समाहित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, जीएसटी हैज़ हाउ मेनी टैक्स स्लैब्स इन इंडिया। तो जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 4 टैक्स स्लैब्स होते हैं, 4 टैक्स स्लैब्स आर देयर, यानी भारत में जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 32। विद्यार्थियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत गैर कर योग्य आपूर्ति है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जिन पर जीएसटी नहीं लगता है वो आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी जो मानव उपभोग के लिए शराब है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, पेट्रोल पर कोई नहीं लगता,
रियल एस्टेट पर कोई नहीं रखता। इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यानी जीएसटी के अलावा इन पर बहुत दूसरे टैक्स वैट वगैरह जो पहले थे उसी सिस्टम के तहत इन पर टैक्स तो देना होगा, लेकिन जीएसटी लागू नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किन मामलों में लागू होता है। मैंने आपको बताया था आरसीएम, जब हम स्टार्ट कर रहे थे आरसीएम के बारे में हमने चर्चा की थी कि आरसीएम कब कब लागू होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी जब आपूर्ति बिना पंजीकृत से पंजीकृत व्यापारी को की जाती है, यानी व्हेन सप्लाई इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डीलर, या व्हेन सर्विसेज आर इम्पोर्टेड, यानी जब सेवाएं आयात की जाती हैं तब हमें आरसीएम मैकेनिज्म के तहत मामला लागू होता है। और जब बिना पंजीकृत से पंजीकृत व्यापारी को कोई भी सेवा दी जाती है, यानी जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को दिया जाता है, तब भी ये आपको लागू होता है आरसीएम मैकेनिज्म। तो याद रखिएगा अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, और जब भी इंपोर्ट करते हैं तो आरसीएम लागू होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर जीएसटी गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर ट्रीटेड एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जीएसटी के तहत भारत में आयातित वस्तुएं या सेवाएं किस रूप में मानी जाती हैं, यानी जो भी हम इंपोर्ट बाहर से करते हैं दूसरे कंट्रीज से, उन्हें किस तरह से किस टैक्स स्लैब में डाला जाएगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई के तौर पर उन्हें देखा जाएगा, यानी जो टैक्स आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वस्तुओं पर देना होगा, वही टैक्स आपको आयातित वस्तुओं पर देना होगा। अंतर्राज्यीय वस्तु आपूर्ति पर जो टैक्स लगता है वही टैक्स आपको इंपोर्ट पर देना होगा। ये यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं, हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी आरसीएम के अंदर कौन है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कौन कर भरता है, यानी किसे टैक्स देना होगा। तो रिसिपिएंट यानी जो लास्ट प्राप्त करता है वो टैक्स के लिए लायबल है आरसीएम मैकेनिज्म के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड फॉर, जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए लिया जा सकता है, व्यापारिक खर्च को इसके तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर आप ले सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38, विच फॉर्म इज यूज फॉर जीएसटी मंथली रिटर्न फाइलिंग, जो मंथली रिटर्न आप फाइल करते हैं उसमें कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। तो जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जीएसटी के मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए जो फॉर्म है वो है जीएसटीआर 3B। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जीएसटीआर 3B। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 39, विच जीएसटी रिटर्न फॉर्म इज यूज फॉर एनुअल रिटर्न फाइलिंग। वहां पर आपको मंथली पूछा था, यहां पर पूछ लिया गया है एनुअल रिटर्न यानी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए कौन सा जीएसटी फॉर्म आप प्रयोग करेंगे। तो जीएसटीआर 9 है वो आपको एनुअल रिटर्न दाखिल करने का फॉर्म है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी इज नॉन एज, जीएसटी के तहत क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बार बार हमने इसकी चर्चा की है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली टू, यानी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी जो है वो किसे उपलब्ध होता है। तो वो होता है टैक्सेबल पर्सन को, यानी कर योग्य व्यक्ति। निर्माता को आईटीसी नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है, लेकिन टैक्सेबल जो पर्सन है यानी जिसने भी टैक्स भरा है वही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय रिप्लेसिंग विच प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम, भारत में जीएसटी किस पूर्ववर्ती कर प्रणाली की जगह लागू किया गया। तो वो था वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म किया गया, सेंट्रल एक्साइज टैक्स को खत्म किया गया, सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया, और इस तरह से इन सभी की जगह पर लाया गया जीएसटी। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर द जीएसटी रिजीम द टैक्स इज कलेक्टेड एट,
आपसे पूछा गया है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत किस राज्य में लिया जाता है, यानी जिस राज्य से वस्तुएं उपभोग ली जाती हैं वहीं से द स्टेट वेयर द गुड्स आर कंज्यूम्ड, वहीं पर यह टैक्स दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जीएसटी रिजीम, यानी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल, इन सभी पर टैक्स नहीं लगता है। ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, विच टैक्स हैज बीन अबोलिश्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी लागू होने के बाद कौन सा कर समाप्त कर दिया गया, तो वो था उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क अभी भी है, कारपोरेट कर अभी भी है, आयकर अभी भी है, केवल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया गया है। तो याद रखिएगा एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। अंडर जीएसटी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज, यानी जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज के मामले में कर संग्रहण और भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो आपको पता है कि जीएसटी में हमेशा रिसिपिएंट या कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिसिपिएंट प्राप्त करता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, यानी जीएसटी परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। प्रधानमंत्री शामिल होते नहीं है, केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अवेल द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, यानी निम्नलिखित में से कौन जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ उठा सकता है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, यानी जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम के लिए पंजीकरण करने पर आपको अपने टर्नओवर के 1% से 6% की निश्चित दर पर कर का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए इसे समझते हैं, यदि आप तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माता हैं तो आप डिफरेंट टैक्सेस देने की बजाय आपको अपने टर्नओवर के आधार पर 1% टैक्स का भुगतान करना होगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ये स्कीम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है, यानी बहुत ज़्यादा टर्नओवर होता है उनका, उनकी करोड़ों रुपए में आपको सेल होती है, वहाँ पर ये स्कीम गवर्नमेंट ने दी है जीएसटी कंपोजिशन योजना। यानी आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि आपको एक निश्चित टर्नओवर पर आपको 1 से 6% की दर पर भुगतान करना होगा। अलग अलग सेक्टर पर ये कंपोजिशन रेट अलग अलग होती है, जो कि मैन्युफैक्चरर के लिए एक तरह से एक सुविधा है कि उनको कन्फ्यूजन ना हो, और वो अगर एक सेक्टर की वस्तुएं डिफरेंट वस्तुएं बना रहे हैं, हर एक पर अलग अलग लग रहा है, तो उन्हें इजीनेस करने के लिए जीएसटी कंपोजिशन योजना लागू की गई और इसमें रेट है 1 से 6% तक, और एक निश्चित टैक्स स्लैब में आकर के वो अपने सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी देते हैं। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका राइट आंसर है निर्माता, यानी ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू सिंप्लीफाई विच सिस्टम, यानी जब जीएसटी लागू किया गया भारत में तो किस प्रणाली को सरल बनाने के लिए पेश किया गया था। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को सरल बनाने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट जो टैक्सेज है उसी के समाधान के लिए ही जीएसटी लागू किया। जीएसटी इटसेल्फ इनडायरेक्ट टैक्स, हैंस इनडायरेक्ट टैक्सेशन को समाप्त करने के लिए ये सब लागू किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यकीन मानिए ऐसा आईआईटी का कोई एग्जाम नहीं हुआ, मैंने पेपर नहीं देखा जब ये आपके पेपर सेट बना रहा था मैं, कि जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो। जीएसटी लागू करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 246A में ये आपको संशोधन करके जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया।
इस तरह से ये 50 प्रश्न थे जो बार बार IITs की डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। चाहे सीनियर असिस्टेंट की बात हो, चाहे सुपरिटेंडेंट की बात हो, चाहे रजिस्ट्रार की बात हो, किसी भी एग्जाम में अगर GST टॉपिक पर प्रश्न आया है तो सभी प्रश्नों का संकलन मैंने आपके लिए एक जगह कर दिया, जिससे इस टॉपिक पर बनने वाले सभी प्रश्नों को आप बहुत बेहतर ढंग से अपनी एग्जाम में हल कर सकें। विद्यार्थियों, मैंने मेहनत कर दी, अब बारी आपकी है चैनल को आगे बढ़ाने की। मेडल स्कॉलर अपने विद्यार्थियों के साथ तहे दिल से जुड़ता है और उनकी सफलता में ही हमारी सफलता है। 54वीं GST काउंसिल की बैठक 9 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यानी सबसे बड़ा निर्णय था कैंसर दवाओं के ऊपर। कैंसर की दवाओं पर GST की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। साथ ही नमकीन और अन्य सेवरी स्नैक्स पर GST की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई। तो ये दो मेजर चेंजेस था। साथ ही चेंजेस था RCM के ऊपर, धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर RCM लागू कर दिया गया। यानी अब जो नॉन रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं वो रजिस्टर्ड व्यक्तियों को अगर आपूर्ति करते हैं तो उनको RCM के अंदर लागू कर दिया गया है और 2% TDS भी लागू कर दिया गया। इसके साथ ही B2C इनवॉइसिंग स्वैच्छिक आधार पर शुरू कर दिया गया है और जो भी आपका स्वास्थ्य बीमा है यानी मेडिकल इंश्योरेंस है यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर GST की दर क्या हो इसकी समीक्षा के लिए एक मंत्रियों का समूह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित कर दिया गया और उसकी रिपोर्ट आनी है अक्टूबर 2024 को। यानी दो मेजर चेंजेस है जो पूछे जा सकते हैं। एक तो कैंसर की दवाओं पर GST की रेट अभी 5% है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि नमकीन और सेवरी स्नैक्स पर GST की दर वो अभी घटा करके 12% कर दी गई है। और हाल ही में आयोजित 54वीं GST काउंसिल की बैठक कब आयोजित की गई? वो थी 9 सितंबर 2024 को। तो विद्यार्थियों, इन्हीं सब बातों के साथ, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप मेडल स्कॉलर से जुड़े रहें और IIT में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए ओनली वन सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है मेडल स्कॉलर। आशा है आप चैनल से जुड़ चुके होंगे, साथ ही अन्य साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।